होगा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस the sea from the sea level the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree। तो पहली वाली लाइन पढ़ के आधे बच्चे तो वर्ड प्रॉब्लम में सरेंडर कर जाते हैं, ये होता है, वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं और उसके बाद बनता ही नहीं है, समझ ही नहीं पाते हैं। बार बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक लाइट हाउस है, उसकी हाइट है 75 मीटर, तो सबसे पहले एक लाइट हाउस ड्रॉ कर लो और उसको मार्क कर दो ए बी और इसकी हाइट मार्क कर दो 75 मीटर, ठीक है। अब उस लाइट हाउस के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है दो शिप्स का वो है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो दो शिप्स, मान लो एक शिप यहां पर है, ये सी लेवल है ना, एक शिप यहां पर है और एक शिप यहां पर है, यहां वाले शिप को मैं सी मार्क करता हूं, यहां वाले शिप को मैं डी मार्क करता हूं। अब इस टॉप से दोनों शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किससे मेजर होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं पहले शिप को और दूसरे शिप को, और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हुआ है 30 और 45 डिग्री। तो 30 डिग्री कहां पर बनेगा, कौन से शिप के लिए बनेगा 30 डिग्री, कौन से वाले शिप के लिए बनेगा, डी वाले शिप के लिए बनेगा। तो ये वाला एंगल जो बन रहा है ये एंगल है 30 डिग्री और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये है 45 डिग्री। यहां तक सबको क्लियर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, आपको दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है यहां पर, सी डी, सी और डी का डिस्टेंस। फिगर सबको समझ में आ गया, ड्रॉ हो गया, ओके। अब सबसे पहले हम यहां पर एक काम करते हैं, ये AC के डिस्टेंस को अज्यूम कर लेते हैं x और CD के डिस्टेंस को अज्यूम कर लेते हैं y, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर सबसे पहले ये डिप्रेशन एंगल से आपको ये वाले एंगल मिल जाएंगे, जैसे ये एंगल 30 है तो उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा 45 डिग्री। क्या ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल पे आते हैं। तो छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल का नाम क्या है बताओ जल्दी से, ट्राइंगल BAC। अब ट्राइंगल BAC में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके बेस निकाल के दिखाओ जल्दी से। 75, इसका मैंने शॉर्टकट बताया है, कितने बच्चों को याद है वो शॉर्टकट, हाथ उठाओ एक बार। अच्छा ठीक है, तो अगर कभी भी एंगल 45 डिग्री बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल में तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या हो जाएगा सेम, तो ये भी कितना आएगा 45, लेकिन आपको शो करना होगा वो चीज। तो शो करने के लिए आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, फिर अप्लाई करोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा, परपेंडिकुलर की जगह 75, बेस की जगह पे x और tan थीटा की जगह पे 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 75 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 75 इज इक्वल्स टू x, मतलब आपका जो x है वो आ गया 75 मीटर्स। और x किसका डिस्टेंस है बताओ तो, AC मतलब लाइट हाउस का बॉटम और पहले वाले शिप का बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अब आपको निकालना है CD, तो अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे CD निकालने के लिए, पूरा कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे। कंप्लीट ट्रायंगल लेना पड़ेगा, हम छोटे वाले ट्रायंगल से काम नहीं चला सकते क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा होल ट्रायंगल। होल ट्रायंगल का जो नाम है वो है ABD, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABD, नाउ इन ट्रायंगल ABD। अब ABD में भी सेम परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। परपेंडिकुलर के प्लेस पे क्या आएगा यहां पर 75, और बेस कितना आएगा जल्दी से देख के बताओ, ABD में बेस x प्लस y गलत है, x प्लस y, तने समझ में आया, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा पूरा उसका बेस x प्लस y, ओके। तो यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस वाई, दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहां पर है 30 डिग्री।
तो 75 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो यहां पर आ जाएगा 1/√3। फर्दर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म से इधर, ये वाली टर्म से इधर, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 75√3, राइट हैंड साइड में हो जाएगा एक्स प्लस वाई। सबको समझ में आ गया? देख लो यहां तक। अभी तक मैंने x जो निकाला उसकी वैल्यू नहीं रखी थी, अब मैं रखूंगा x की वैल्यू। तो x की जगह पे रख दो 75 और y मिल जाएगा। तो ये 75 इधर आ जाएगा और y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 75√3 माइनस 75। सो विल गेट y इज इक्वल्स टू 75 कॉमन निकल जाएगा, क्या आ जाएगा? √3 माइनस 1। दैट्स इट। सबको क्लियर ये? अब ये बताओ इसमें सबसे मुश्किल चीज कहां पर लगती है ऐसे क्वेश्चंस में? डायग्राम बनाना। मुझे भी लगता है डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस तुम लोगों को सबसे पहले करनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, चलो हटाऊं फिर इसको मैं। तो y जो है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस है। फाइनल में आंसर्स में आपको ये चीज मेंशन करनी चाहिए, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करो इसको। उसमें डायग्राम गिवन है। अभिनव कितना मार्क्स है बताया नहीं तू? चल ठीक है, क्लास के बाद बता देना। ओके, आई होप सबने पढ़ लिया होगा फिगर, क्वेश्चन और फिगर भी समझ लिया होगा क्या लिखा हुआ है। तो फिगर देखने से ये समझ में आ रहा है यहाँ पर एक लड़की है और यहाँ पर एक बलून है। जब ये लड़की इस बलून को देख रही थी तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था? 60 डिग्री। कुछ देर के बाद बलून यहां पर चला गया तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। बलून की जो हाइट है वो कितनी है? 88.2 मीटर। मैंने बिना क्वेश्चन को पढ़े ये सब डेटा देख लिया। ठीक है, अब एक बार देखते हैं क्या लिखा है। गर्ल की हाइट आपको दी हुई कितनी गिवन है? 1.2 मीटर। ठीक है, स्पॉट्स ए बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। तो बलून जो मूव कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, इधर बस ऐसे ही जा रहा है। यहां तक क्लियर सबको? फिर क्या लिखा हुआ है? The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. पहले 60 डिग्री बना था, बाद में कितना हो गया? 30 डिग्री। अब लिखा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो बलून ने यहां से यहां तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? तो इसके लिए प्रॉपरली फिगर बनाओ। फिगर बनाने के लिए देखो सबसे पहले ना एक ग्राउंड सरफेस बना दो इस तरीके से। ये ग्राउंड लेवल हो गया। यहां पर वो गर्ल को बना दो जिसकी हाइट ले लो 1.2। ठीक है, यहां पर फर्स्ट बलून की पोजीशन बना दो। ठीक है, और यहां पर सेकंड बलून की पोजीशन बना दो जो मूव करने के बाद आई। ठीक है, अब इसमें मार्किंग कर देते हैं। गर्ल की हाइट ये ए बी ले लेते 1.2 मीटर। ठीक है, अब जब गर्ल अपने आईज से बलून के टॉप को देख रही थी तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले कितना बन रहा था? 60 डिग्री। तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाना पड़ेगा और इसे मार्क करना पड़ेगा 60 डिग्री। यहां तक क्लियर? अब इसकी भी मार्किंग कर देते, इसको ले लेते सी, इस पॉइंट को ले लेते हैं डी और इस पॉइंट को ले लेते हैं ई। बाद में जब बलून मूव करके यहां पर आ गया एफ जी एच, तो अब जब वो बलून को देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया? 30 डिग्री। यहां तक क्लियर सबको? तो ये बनेगा ओवरऑल फिगर। एक और डेटा इसमें गिवन है, बलून की ग्राउंड लेवल से हाइट कितनी है? 88.2 मीटर्स। ओके, अब इस फिगर को बस देख के ये बताओ
कि आपको यहाँ फाइंड क्या करना है, कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ई एच या फिर डी जी या फिर ये ओवरऑल ये डिस्टेंस निकालना है। सबको समझ में आया? और कुछ बोल रहे थे? ठीक है। हाँ, तो अब देखो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन से बन रहे हैं। तो पहले छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं, ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल सबको दिख गया, ए सी डी वाला, ठीक है। इसमें इसका जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब ये सी डी जो है वो कितना है, देख के बताओ। 87। बाकी बच्चों को समझ में है इसका परपेंडिकुलर 87 कैसे है? क्योंकि टोटल हाइट कितनी है 88.2, गर्ल की हाइट कितनी है 1.2, तो 1.2 इसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 87 मीटर। यहां तक सबको क्लियर, समझ में आया? इसका बेस हमें नहीं पता है तो बेस को हम अज्यूम कर लेते हैं, वो कितना है x, तो बेस को हमने ले लिया x। अब इस ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते, सो इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम है ACD, इन ट्राइंगल ACD। चलो x की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आएगी। √3 x की 87/√3। हाँ, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा। सो परपेंडिकुलर के प्लेस पे यहां पर हम लेंगे 87, बेस के प्लेस पे लेंगे x, tan थीटा, तो थीटा के प्लेस पे हम लेंगे 60 डिग्री, ठीक है। याद है? क्लियर? सो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो 87/x इज इक्वल्स टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 87 इज इक्वल्स टू √3x, सो 87/√3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x, तो x की वैल्यू यहां पर मिल गई 87/√3। मेरे ख्याल से इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। ओके, तो रैशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, सो न्यूमरेटर हो जाएगा 87√3, डिनोमिनेटर √3 होके 3 बन जाएगा, 3 से कटेगा, 3 2 6, 3 9 27, so x is equals to 29√3 meters। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AFG, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे AFG, ओके। और AFG में ना मैं इस वाले पार्ट को अज्यूम कर लेता हूं, ये वाला पार्ट कितना है y, तो उसका जो टोटल बेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x + y, ठीक है। अब हम इन ट्राइंगल AFG ले लेंगे, ट्राइंगल AFG में अगेन ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, सो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा। परपेंडिकुलर के प्लेस पे क्या आ जाएगा यहां पर 87, इसका भी परपेंडिकुलर सेम है ना 87, तो हो जाएगा 87 अपॉन बेस के प्लेस पे क्या आ जाएगा x + y इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा के प्लेस पे आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर सबको? सो 87 अपॉन x + y इज इक्वल्स टू tan 30 कितना होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म इधर, ये वाली टर्म इधर, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 87√3, राइट साइड में हो जाएगा x + y। चेक कर लो, अब x की वैल्यू पुट करो और फिर y निकाल लो, कितना आया 58√3। ओके, करेक्ट है। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। हो गया? सो 87√3 इज इक्वल्स टू x के प्लेस पे वैल्यू आ रही है ना 29√3 + y। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेना ना, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 87√3 - 29√3
इज इक्वल्स टू y। सो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 58√3 इज इक्वल्स टू y। तो ये आ जाएगा y मतलब कि दोनों के बीच का डिस्टेंस। हो गया यहां तक सबका, हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ओके देख लो जल्दी से। ये क्वेश्चन तुम लोग नहीं बना पाओगे वैसे, तुम शायद बन जाएगा, चलो ट्राई करो। ये क्वेश्चन के आने का चांस ठीक ठाक है, मतलब एज इट इज आ सकता है फाइनल एग्जाम में, और बाकी सबसे पूरा डिफरेंट है ये अभी तक जो हमने पढ़ा है। क्या लिखा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। मैं पार्ट बाय पार्ट पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। एक स्ट्रेट हाईवे है जो टावर के फुट की तरफ जाता है, तो मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट हाईवे है और यहां पर ये टावर है, तो स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। क्या ये क्लियर यहां तक? फिर क्या लिखा हुआ है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो एक मैन है, वो कहां पर स्टैंड कर रहा है, टावर के टॉप पे। मान लो यहां पर है ए बी, ए टावर का टॉप है, वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। जब वो कार को ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। मतलब यहां पर है मान लो कार, और जब वो उसको नीचे की तरफ देख रहा है तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये एंगल है 30 डिग्री। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? फिर क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आगे पढ़ो, यहां से पढ़ो, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। मतलब वो कार यहां से कहां जा रही है ये बता रहा है, कहां जा रही है, टावर के फुट की तरफ जा रही है। ठीक है, तो पॉइंट सी से बी की तरफ जा रहा है कार। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड्स के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो कार 6 सेकेंड के बाद यहां पर कहीं आ जाएगी पॉइंट डी पे, और अब ये आदमी वहीं पर बैठा हुआ है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। क्या ये क्लियर? तो यहां पर अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला एंगल बन रहा है 60 डिग्री। क्या यहां तक समझ में आया? आगे लिखा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब क्या पूछ रहा है? अरे दिमाग यूज करो थोड़ा, क्या पूछ रहा है? कितने सेकंड में कहां से कहां पहुंचेगा, डी से बी तक। समझ में आया कि नहीं? अब इस सिचुएशन को अपने दिमाग में इमेजिन करो। मान लो ये टावर है, तुम यहां पर बैठे हो, ठीक है, ये कार को देख रहे हो। कार को देखते समय एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। 6 सेकंड के बाद कार यहां पर आ गई, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अब तुम्हें यह पता लगाना है कि कितने सेकंड में कार यहां से यहां तक पहुंचेगी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, वो जो मूवी में दिखाते हैं ना, स्नाइपर लोग बैठे रहते हैं, वो सब ये कैलकुलेट करते हैं ना। ठीक है, तो ओवरऑल आपको यहां से यहां तक का टाइम निकाला। तो इस क्वेश्चन में अलग क्या है पता है, हर क्वेश्चन में क्या दिया होता था, डिस्टेंस, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, टाइम। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हम क्या अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम that the uniform speed of the car is x meter per second, तो यहां पर आपने स्पीड को ले लिया है x मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? अब ये बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो C से D तक का डिस्टेंस कितना होगा, C से D तक का डिस्टेंस कितना होगा? C से D तक जाने में कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। स्पीड कितनी है, x, तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6x। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है,
अब हमें निकालना है कि डी से बी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो वो जो टाइम है, टाइम फ्रॉम डी टू बी, उसको हम ले लेते हैं टी सेकेंड्स ले लेते हैं। डी से बी तक जाने में टी सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। ठीक है, अब ये बताओ डी से बी का डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? x। टाइम कितना अज्यूम किया आपने? t। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? tx। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, तो बस यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर आपको टाइम दिया हुआ है और टाइम निकालना है, और स्पीड अननोन है, उसे x मान लो। डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये लेना है। अब इस टावर की हाइट हमें नहीं पता, तो टावर की हाइट को अज्यूम कर लो क्या है, ये y। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब फिर से मैं पूछता हूं, क्या फाइंड करना है, x, y या t? क्या निकालना है? x, y या t क्या निकालना है? तो आंसर है t। सिर्फ आपको टाइम निकालना है। देखो, d से b तक जाने का टाइम पुट हमने t लिया, स्पीड हमने x लिया, तो डिस्टेंस जो होगा वो स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम तो x इंटू टी। क्लियर? हाँ, तो अब यहां पर दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। पहले अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है उसमें? 60 डिग्री। और बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो पहले, सबसे पहले हम छोटे वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। छोटे वाले ट्राइंगल का क्या नाम है? ट्राइंगल ए बी डी। इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा, ये लेते हैं। तो बताओ परपेंडिकुलर के प्लेस पे क्या पुट करेंगे और बेस के प्लेस पे क्या? y अपॉन टी एक्स। बाकी बच्चों को ये समझ में आया कि नहीं? इज इक्वल्स टू tan थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा? 60। क्या ये क्लियर? अब y अपॉन टी एक्स इज इक्वल्स टू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद वाला काम ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिफरेंट है। वही चीज आपको थोड़ी ध्यान देनी है। यहां पर ना मैं सिर्फ t को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, बाकी दोनों को वहीं रहने दूंगा। y अपॉन एक्स को यहीं रहने दूंगा और t को उधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना हो जाएगा? √3t। और इसे मैं अज्यूम करूंगा इक्वेशन नंबर 1। 3 आएगा। हाँ, यहां तक समझ में आया? अब मैंने ऐसे किया, इसलिए किया क्योंकि मुझे y और x से मतलब नहीं, मुझे t से मतलब है। तो t एक तरफ, बाकी दूसरा दूसरी तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा ट्राइंगल लेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल। उसका नाम क्या है? ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी, इसमें भी सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आएगा? y। और बेस की जगह पे क्या आएगा? देख के बताओ ध्यान से सारे बच्चे। 6x प्लस टी एक्स, ये पूरा उसका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 6x प्लस टी एक्स इज इक्वल्स टू tan थीटा के प्लेस पे आएगा 30 डिग्री। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब अगले स्टेप में मैं क्या करता हूं, y अपॉन एक्स को निकाल लेता हूं कॉमन। तो यहां पर क्या बच जाएगा? 6 प्लस टी इज इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहां पर भी मैं t वाली जो टर्म है ना, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको इधर भेज देता हूं। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 6 प्लस टी अपॉन √3। चेक करो ये समझ में आया क्या? इक्वेशन नंबर 2। एक बार देख लो, अगर किसी को यहां तक डाउट है तो पूछ लो। हाँ, कहां से? हाँ, ठीक है, वो वहां से समझ में नहीं आया, बताता हूं मैं एक बार फिर से दोबारा। ठीक है, इसके बाद क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 दोनों के राइट साइड को सेम कर दो, क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड क्या है? सेम है। ठीक है, तो यहां पर अगर दोनों के लेफ्ट साइड को सेम है तो राइट साइड को भी सेम करोगे बाय 1 और 2।
6 प्लस टी अपॉन √3 इज इक्वल टू √3t। दोनों के राइट साइड को मैंने इक्वेट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इधर जाएगा। तो 6 प्लस टी इज इक्वल टू √3 कितना बन जाएगा, ये 3t। ये t इधर जाएगा तो 6 इज इक्वल्स टू ये 3t माइनस टी, मतलब कितना बन जाएगा, ये 2t। तो 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू टी। इट मीन्स t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड्स। तो ये आ जाएगा टाइम। ठीक है, तो एक बार देख लो, मैं एक बार इसकी समरी दे रहा हूं, दोबारा से सुनना और समझ लेना। और इसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एडिशनली, उसको आप लोग सॉल्व करना, ट्राई करना। दिखाओ एक मिनट वो क्वेश्चन पेपर। ये हो गया सबका, हटा दूं फिर इसको मैं? हाँ मैं बता रहा हूं, उसको पहले क्वेश्चन लिखवा देता हूं, बाकी बच्चे ट्राई करेंगे, फिर जिनको जिनको ये समझ में नहीं है दोबारा सुन लेना। ठीक है, ओके। तो पहले नया जो क्वेश्चन लिखा रहा वो नोट डाउन कर लो एक बार, जिनका बचा है वो जगह छोड़ दो थोड़ा बहुत। ठीक है, और क्वेश्चन लिखना, रेडियो टावर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग अ रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। या नहीं लिखोगे तो समरी बस लिखवा दूं? चलो मैं रीड करता हूं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नोट डाउन करना। रेडियो टावर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ए रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग रेडियो एंड टेलीविजन। द टावर will either act as antenna itself or support one or more antennas on its structure. On a similar concept, a radio station tower was built in two stations A and B. Tower is supporting by wires from point O. Distance between the base of the tower and point O is 36 meter. तो अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसमें एक फिगर गिवन है, वो फिगर ड्रॉ करता हूं, आई थिंक ज्यादा बेटर क्लियर होगा। तो यहां पर आपको एक टावर का स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है, यहां पर एक पॉइंट ओ ए गिवन है, यहां पर एक पॉइंट बी गिवन है, और यहां पर इस टावर को सपोर्ट करने के लिए वायर से इस टायर को ग्राउंड लेवल पे अटैच करके रखा गया है इस तरीके से। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर ये वाला एंगल भी गिवन है, वो है 30 डिग्री, और ये वाला भी एंगल गिवन है, वो कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, और इस पॉइंट को पॉइंट ओ मार्क किया गया है, इस पॉइंट को पॉइंट पी मार्क किया गया है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना है ये डिस्टेंस, 36 मीटर्स। ये डिस्टेंस है दोनों के बीच का। ठीक है, और बाकी सारी चीजें तो दिख रही है क्वेश्चन में, सीधा मैं क्या पूछ रहा है वो बता देता हूं। Based on above information, answer the following. Find the length of the wire from point O to the top of the station, to the top of the section A, B. तो फर्स्ट पार्ट में आपको O से B का डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। समझ में आ गया? सेकेंड पार्ट में हाइट ऑफ A फ्रॉम बेस ऑफ टावर। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है बताओ देख के एक बार, एपी। सेकेंड पार्ट में ए का हाइट टावर के बेस से, मतलब कि एपी, ये निकालना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में पूछा है ए बी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीबी, ये सब निकालना है। ठीक है, कितने बच्चे ये सॉल्व कर लेंगे? ओके गुड, जो सॉल्व कर लेगा चलो स्टार्ट कर दो। फिर मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं, पिछले क्वेश्चन पे जाऊंगा मैं, तो बाकी लोग ट्राई करो, और जिनसे नहीं बनना उनका मैं डाउट ले लूंगा फिर।
पूरा सॉल्व करना है, एक बार मैं चेक करूंगा, ठीक है। बैक टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कितने बच्चों को प्रॉब्लम है एक बार बता दो तो साफ साफ। 1 2 3 4 5, ठीक है, ओके। चलो इधर पे ध्यान से समझना दोबारा से, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले स्टोरी समझो। अब मैं समझा रहा हूं, अक्षांश इधर ध्यान देगा, और जिसको प्रॉब्लम है सुन लो एक बार में ध्यान से। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक टावर है, ठीक है, उस टावर के टॉप पे एक आदमी बैठा हुआ है और वहां से वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। वो कार जो है एक स्ट्रेट हाईवे पे चल रही है और वो हाईवे कहां पर आ रहा है, फुट ऑफ द टावर पे आ रहा है। ये पूरा स्टोरी पे लिखा हुआ है, मतलब टावर ये हो गई रोड और रोड जा रही है टावर के फुट तक, क्लियर। जब उस पर्सन ने कार को ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व करते समय एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा था वो कितना बन रहा था, 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल बन रहा था 30 डिग्री, समझ में आ गया। तो ये 30 तो ये भी 30, कैसे, ये तो क्लियर ना। 6 सेकंड के बाद कार आगे बढ़ गई। कहां पर आगे बढ़ी है, वो टावर की फुट की तरफ आगे बढ़ी, मतलब इस तरफ आगे बढ़ी है, ठीक है। श्रेष्ठ इधर पे ध्यान दे। तो कार आगे बढ़ के यहां पर आई और अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया है, 60 डिग्री। ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा है, समझ में आया यहां तक, ओके। तो यहां से यहां तक आने में उसे कितना टाइम लगा, तो मैं यहां पर पहले नोट करता हूं टाइम। तो टाइम कितना लगा, 6 सेकंड का, यहां से यहां तक आने में, सी से डी तक। ये क्लियर हो गया। उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड थी, कितनी थी पता नहीं, तो हमने स्पीड को क्या अज्यूम कर लिया, x मीटर पर सेकेंड। तो उसकी यहां पर स्पीड जो है वो कितना हो गया, x मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड हो गई, ठीक है। तो अगर मुझे C से D तक का डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, स्पीड इंटू टाइम करके निकालूंगा। समझ में आया ये चीज। तो यहां पर स्पीड x टाइम 6, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या ये पार्ट समझ में आ गया। वैसे ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि D से B तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा ये बताओ। तो D से B तक में जो टाइम है उसे मैं मान लेता हूं कि वो t सेकेंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो टाइम हो गया t सेकेंड। स्पीड अभी भी उसकी स्पीड कितनी है, x मीटर पर सेकेंड है। तो ये जो डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, मतलब t इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आ गया db का। क्या ये समझ में आया, अजिता आया समझ में। तो हमने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस निकाल लिया। इसके बाद हमको यहाँ 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। पहले ये छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल देख लो, दूसरा एक और पोर्ट है खाली। पहले ये छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल देख लो जिसका नाम क्या है, इधर पे ध्यान, इसका नाम क्या है, ट्राइंगल ABD, ठीक है। और एक बड़ा वाला ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है, ABC। ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले मैंने कौन सा लिया, देखो ट्राइंगल ABD। ABD वाले ट्राइंगल में मैंने परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू क्या यूज किया, tan थीटा। तो परपेंडिकुलर इसका क्या ले लिया मैंने, y। बेस क्या हो जाएगा इसका, BD, मतलब कितना आ जाएगा, TX। तो y अपॉन TX इज इक्वल टू कितना हो गया, tan 60। ये वाली लाइन एक बार कंफर्म करो समझ में आया कि नहीं, ये वाली लाइन सबको क्लियर। फिर मैंने क्या किया, tan 60 की जगह पे लिखा √3। अभी पूछना अगर समझ में नहीं आता तो आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देख लो इस लाइन तक क्लियर है कि नहीं, वैभवी क्लियर। फिर उसके बाद मैंने t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, t को इधर भेज दिया, तो कितना हो गया, √3t, और y अपॉन एक्स को वहीं छोड़ दिया। यहां तक आया समझ में। और इसे मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे y अपॉन एक्स की वैल्यू मिली है √3t, और मुझे निकालना है t, ध्यान में रखो, t मतलब टाइम, कितना टाइम लग रहा है, ओके। इसलिए मैंने t को एक तरफ रखा है। सेकेंड कौन सा ट्राइंगल यूज किया, चेक करो जल्दी। कौन सा ट्राइंगल यूज किया है, बड़ा वाला ट्राइंगल जिसका नाम क्या है, ट्राइंगल ABC। उसमें भी क्या लगाया, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, y, और बेस क्या होगा इसका, ये प्लस ये दोनों का एडिशन। तो कितना आ गया यहाँ पर, 6x प्लस TX इज इक्वल्स टू tan 30, थीटा की जगह पे 30। क्या यहां तक क्लियर हो गया, एक बार कंफर्म कर दो, यहां तक क्लियर। अगले स्टेप में क्या किया तुम लोग बताओ। अगले स्टेप में मैंने यहां के बाद यहां क्या किया, यहां पर पहले मैंने x कॉमन निकाल लिया और tan 30 की वैल्यू रख दी, क्लियर। फिर मैंने क्या किया,
6 प्लस टी को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आ गया इधर अपॉन में √3 और लेफ्ट साइड में क्या बच गया y अपॉन x और इसको मैंने क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 2। हाँ, अब 1 और 2 दोनों को क्या कर दो इक्वेट कर दो। 1 और 2 को दोनों को इक्वेट मतलब यहां भी y अपॉन एक्स यहां भी y अपॉन एक्स मतलब ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या हो गए इक्वल। समझ में आई ये चीज। फिर क्या किया यहां मैंने √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये क्या बन गया 3t। t उधर गया तो 2t जिससे t मिल गया खत्म। हमें सिर्फ t से मतलब है x और y से कोई मतलब नहीं है। समझ गए ना ये चीज। तो इसको एक बार दोबारा सॉल्व करके देख लेना आई होप क्लियर हो जाएगा। चलो बैक टू दिस क्वेश्चन। ये जिन बच्चों ने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था OB का डिस्टेंस आ गया क्या। OB का डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे cos। तो cos 30 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos 30 की वैल्यू √3/2 बेस की जगह पे 36 और हाइपोटेनियस की जगह पे OB। ऐसे ही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे OB यहां पर 2 इधर पे तो आपको मिलेगा √3 OB इज इक्वल्स टू 72 36 का डबल। समझ में आया सिद्धि समझ में आया ये कैसे बना। बताओ मैंने cos 30 क्यों लिया कौन सा ट्राइंगल लिया बताओ जल्दी। OPB ठीक है तो यहां तक क्लियर। अब इसके बाद OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 अपॉन √3। आगे चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो तो रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 72 √3 डिनोमिनेटर हो जाएगा 3 से कटेगा कितने बार में जाएगा 3 2 6 3 4 12 सो फाइनल आंसर विल बी 24 √3। कितने बच्चों का ये आंसर आ गया गुड। सिद्धि समझ में आया अभी। सेकेंड पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ A फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर मतलब आपको निकालना है ये वाला हाइट AP। इसको देख के आंसर कर सकते हो डायरेक्टली। शॉर्टकट ट्रिक क्या बताया 45 डिग्री बनता है तो बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है सेम। तो ये वाले ट्राइंगल में एंगल बन रहा है 45 डिग्री तो जो बेस है वही क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर खत्म। समझ गए तो आंसर कितना आएगा 36। थर्ड पार्ट AB निकला। AB निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा BP क्योंकि आपने AP तो निकाल लिया। AP कितना आया था 36 PB 12 √3 आ रहा है ओके। तो AB निकालने के लिए AB इज इक्वल टू लिखोगे AP माइनस BP AP 36 और ये आ गया 12 √3 दैट्स इट। यही आंसर होगा 12 कॉमन निकाल सकते हो यस तो कितना हो जाएगा 3 माइनस √3 ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं मीटर्स यस। इसके बाद लास्ट पार्ट में क्या पूछा है OBP का एरिया ऑफ OBP कौन सा ट्राइंगल है। हाँ लेकिन आइसोसेलस इक्विलेटरल राइट एंगल कौन सा है राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस की जगह पे आ जाएगा 36 और हाइट की जगह पे आ जाएगा BP जो आपने पहले निकाल रखा है पुट कर दो सॉल्व हो जाएगा। ओके आई थिंक ये इजी क्वेश्चन था टफ तो नहीं था और जबकि फिगर भी गिवन था कितना 4 मार्क्स का था सिद्धि। मतलब तुमको गलत क्वेश्चन पेपर दे दिए क्या मैं बोला था ये पहले ही बच्चे एग्जाम देने के बाद ये बोलेंगे कि ये वाला पेपर इजी। हाँ ठीक है हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ एक टेस्ट क्वेश्चन देता हूँ अच्छा वाला सॉल्व करके दिखाओ।
नोट करो, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन of a plane, of a plane from a point on a ground is 60 degree. Full stop. After a flight of 30 seconds, after a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. The angle of elevation is changes to 30 degree. Full stop. If the aeroplane is flying at a constant height, if the aeroplane is flying at a constant height of 3600 root 3 meters, if the aeroplane is flying at a constant height of 3600 root 3 meters, find the speed of the plane. Find the speed of the plane. नोट कर लिया? कुछ नोट नहीं किया जीवन तो बता. 3600 रूट 3 मीटर, फिर कॉमा करके लिखना फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन. नोट कर लिया सबने क्वेश्चन? अब मैं 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, सारे डायग्राम बनाओ, सही या गलत कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे दिखाओ. सारी मार्किंग भी करो ना कि हाइट कहां पर क्या, कौन सा एंगल कहां पर क्या, कितना टाइम क्या, वो सब चीज. और खुद से बनाना, इधर उधर का मत देखना, नहीं तो खुद की गलती नहीं समझ पाओगे ना. करेक्ट. आगे बना. खुद से बना रहा है अक्षांश? एरोप्लेन कहां पर है बता. कहां से कहां जा रहा है? तू कहां भेजा? तू वहीं पर रोक के रखे. हाँ, हाइट मतलब ये ग्राउंड लेवल से क्या हाइट है? हाँ. हम्म. हम्म. नहीं, गलत है वो. हाँ. 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 ठीक है. तुम लोग चीजों को इमेजिन क्यों नहीं कर रहे हो? कई बच्चे सही बनाए हैं, कई बच्चे गलत बनाए हैं. ठीक है, और जो बच्चे गलत बनाए हैं वो लोग चीजों को और बेटर वे में इमेजिन करो, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, समझो क्या लिखा हुआ है. एक एरोप्लेन है, ये मान लो पहले मैंने बना दिया ग्राउंड लेवल, यहां पर है मान लो एरोप्लेन ए पे. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है?
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये एरोप्लेन को बी लेना पड़ेगा ना, ये पॉइंट ए से एरोप्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। यहां तक समझ में आया? फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। तो अब एरोप्लेन अगर यहां पर है तो वो किधर जा रहा होगा, या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। किधर जा रहा होगा, दूर जा रहा होगा। दूर जाएगा तभी तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो अब ये एंगल बन गया 30 डिग्री। समझ में आया ये चीज? क्या ये क्लियर? अब कई बच्चे ये वाला डायग्राम बनाए हैं, ऐसा वाला, समझ रहे हो? तो तुम लोग क्या सोच रहे हो, एरोप्लेन जमीन में चल रहा है कि यहां से यहां गया? समझ रहे हो ये चीज? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमेशा सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। तुम लोगों को विजुअलाइज करना पड़ेगा चीजों को। ओके अच्छा, एक और चीज दिया हुआ है, ये हाइट है, ये कितना हाइट दिया हुआ है, 3600√3। सो दिस हाइट इज 3600√3। ओके, ये वाला पॉइंट सी हो गया, ये वाला पॉइंट को मैं डी मान लेता हूं। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके, इसके बाद और भी एक डेटा गिवन है, वो टाइम का डेटा है। कहां से कहां तक का टाइम दिया हुआ है, बी से सी तक का ट्रैवल टाइम दिया हुआ है। तो ये वाला ट्रैवल टाइम दिया हुआ है यहां से यहां तक का। इस पॉइंट को मैं ई ले लेता हूं और अब फिर से टाइम आ गया, ये टाइम इज इक्वल्स टू है 30 सेकेंड्स। अच्छा, निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, स्पीड निकालना है। तो स्पीड को हम क्या अज्यूम कर लेंगे, एक्स। ठीक है, स्पीड को ले लेंगे एक्स, मीटर में लेंगे, मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है आंसर बताओ? गलत है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, तो अगर ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है ई से डी तक का, तो बताओ ई से डी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नहीं, मीटर पर सेकेंड तो स्पीड की यूनिट है, मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूं। आंसर बता रहे हैं क्या फाइनल? इतना स्लो चलेगा एरोप्लेन? 60 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड सही बोल रहा है शायद, मीटर पर सेकेंड बोल रहा है ना? ओके हाँ ठीक है, नहीं गलत है अभी भी आंसर वैसे। नहीं, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके बताना। और तू किस में बता रहा था यूनिट, कितना बताया था? हाँ ये सही है, 240 मीटर पर सेकेंड। मैं किलोमीटर पर आवर में चेक कर रहा था आंसर। ओके चलो इधर दोबारा से देख लो। हाँ, तो ये टाइम दे दिया, ये स्पीड दे दिया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, मतलब ये कितना हो जाएगा 30x। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, और ये वाला डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो इस डिस्टेंस को क्या अज्यूम कर लेते हैं, y ले लेते हैं। ये वाले डिस्टेंस को हम ले लेते हैं यहां पर y। या फिर एक काम करते हैं, ये इससे ना कैलकुलेशन काफी बढ़ जाएगा मुझे लग रहा है। बेटर तरीका है ना, इसको इसको ये ले लेते, छोटे वाले टर्म को x, इसको y ले लेते। रुक जाओ एक सेकेंड ना, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं, चेंजेस ये कर रहा हूं, ये पूरा पार्ट में टाइम डिस्टेंस स्पीड सब हटा दे रहा हूं, ठीक है। मैं सिंपली जैसे नॉर्मली हम सॉल्व करते थे, ये वाले डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं x, और ये वाले डिस्टेंस को हम ले लेते हैं y। ऐसा सॉल्व करके ना y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेता हूं। चलो, अब अगर मुझे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, सबसे पहले अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल की बात करता हूं, ये वाला ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल का बेस आपको कितना गिवन है, x। इसका परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3600√3। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब क्या हो जाएगा ये tan थीटा। चेक करो ये समझ में आया क्या?
तो परपेंडिकुलर की जगह पे 3600√3 अपॉन बेस की जगह पे आ जाएगा x tan थीटा, तो थीटा की जगह पे आ जाएगा 60 डिग्री। तो 3600√3 अपॉन x tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो ये हो जाएगा √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो टर्म्स को, 3600√3 इज इक्वल्स टू √3x। क्या ये क्लियर सबको? ये √3 यहां अपॉन में आ जाएगा, 3600√3 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x। ये दोनों कट जाएगा, सो विल गेट x इज इक्वल्स टू 3600। तो ये आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल गया 3600 मीटर्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब नेक्स्ट हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ACD, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ACD में अगेन ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। परपेंडिकुलर के प्लेस पे क्या आएगा 3600√3 और बेस की जगह पे x प्लस वाई ले लेते, बाद में x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा की जगह पे आ रहा है 30। तो 3600 अपॉन √3 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/√3। क्या ये क्लियर सबको? क्या हुआ अभिनव? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वाली टर्म इधर पे, ये वाली टर्म इधर पे आ जाएगी, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 3600√3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई। √3 इंटू √3 कितना बन जाएगा? ये 3 इंटू 3600 कितना आ जाएगा? 6 3 12, 6 3 18 का 8 आ गया 1 और 3 3 9 प्लस 1 10,800 इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो 3600, तो 3600 प्लस y इज इक्वल्स टू 10,800। सो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10,800 माइनस 3600 कितना आ रहा है? 7200 मीटर्स। समझ में आया? तो ये डिस्टेंस आया E से D तक का। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 7200 मीटर्स। और यहां से C से D तक का ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा? तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना था? 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स। तो स्पीड निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 7200 अपॉन 30, ये 0 0 कैंसल, 3 से कटेगा, 3 2 6, 3 4 12 और 20, तो स्पीड आएगा 240 मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। नहीं, एक्चुअली कई बार क्वेश्चन में ये मेंशन कर देता है कि किलोमीटर पर आवर में बताओ, कई क्वेश्चन में ये मेंशन करता ही है। तो 6 4 ये हो जाएगा 40, फिर 2 से कटेगा, 2 3 240, ये हो जाएगा 200। एक मिनट, कितना आ रहा है? 240 मीटर पर सेकेंड, ये तो सही है। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने में यार एक सेकेंड रुक जा, ये गलत बताया। मीटर पर सेकेंड में ये है ना, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कैसे करते हैं? अगर मुझे मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ता है। समझ में आया? तो 240 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? 1000। और सेकेंड्स को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो अपॉन में, ये सेकेंड अपॉन में ना, मतलब न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 60 इंटू 60 ऐसा हुआ इनफैक्ट। ठीक है, तो करेक्शन कर लेना। तो ये 3 0 और ये 3 0 कैंसल आउट हो जाएंगे।
सिंपली 24 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। उसका तुम लोग फिजिक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पढ़ते हो ना शायद, एक हाँ कितना होता है, मैं फॉर्मूला याद नहीं। हाँ 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 2 0 कट जाएगा, 2 3 और 2 5 18/5। सीधा अगर याद रखना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। नहीं, वो उल्टा है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एक काम करो, मीटर पर सेकंड को अगर कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से। और अगर किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। तो नोट डाउन कर लो ये फॉर्मूले, ठीक है, याद है? ओके, हो गया कंप्लीट। तो एक काम करते हैं, ट्यूसडे को मैं एक डाउट सेशन रख लेता हूं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा लेता हूं। टिल देन मैं एक चीज बस क्लियरली सबको बोल देता हूं, जैसे ही तुम लोग ट्यूसडे को आओगे ना, 3 क्लास मैंने ली है अभी तक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, मैं तीनों में से ना एक एक क्वेश्चन दूंगा तीनों क्लासेस का, ठीक है, और वो तुम लोगों से बन जाना चाहिए। समझ गए ना? जितना भी मैंने पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ा है, कुछ उसके डाउट क्वेश्चन किसी किसी के ले लिए, बस उतना ही। ओके, कुछ बोलना है, मना ही, ठीक है। तो जिन बच्चों से नहीं बनता वो पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, पूछ लो मुझे परसों तक। तुम तीनों रुक जाना।